आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पीसीएस प्री के प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपके 2012 से लेकर 2022 तक के हैं और 2022 का हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे 2021 का पेपर। और आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल आपको अच्छा लगे या पढ़ाना अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन आपका सही है, मतलब दूसरा आपका सही है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित ताप विद्युत इकाई की स्थापना जो 1977 में की गई थी, लेकिन इसका संचालन 1982 से किया जा रहा है। एनटीपीसी की पहली इकाई आपकी सिंगरौली क्षेत्र के दो राज्यों के दो जिलों में विस्तारित हुई थी। पहला है आपका एमपी और दूसरा है उत्तर प्रदेश। एमपी के सीधी में और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित की गई थी। 3 सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं हैं इन क्षेत्र में। सिंगरौली एवं रिहंद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में तथा विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। 2019-20 के निम्नलिखित देशों में से किससे भारत को व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा है? तो इसका ऑप्शन है आपका ये यूएसए है, लेकिन ये 2019-20 का है, आपको याद करना है 2022-23 का। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी कारक है? तो मानसून की वापसी, चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ऑप्शन सी आपका सही है, पश्चिमी विक्षोभ। शीतकाल में नवंबर से जनवरी तक भूमध्य सागर के शीतोष्ण चक्रवातों का भारत में प्रवेश करने के कारण जो है वर्षा एवं तूफानी मौसम का आगमन होता है। इसे हम पछुआ विक्षोभ कहते हैं। उत्तरी मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा से बिहार तक शीतकालीन वर्षा का यह प्रमुख कारण होता है। इससे रबी की फसल को लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर है 4। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया था? तो ऑप्शन सी है आपका 8 जिलों को जो है शामिल किया गया था आकांक्षी जिला कार्यक्रम में, जो नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये अभी नया रिपोर्ट आप लोग तैयार कर लीजिए। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक सत्र के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। तो ये बात सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो सही कथन का आंसर देना है, तो इसका ऑप्शन है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 87 के तहत लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक सत्र के पहले सत्र के प्रारंभ में जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। संसद को उसके सम्मान के कारणों से अवगत कराएंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो ऑप्शन ए है, आम चुनाव में मतदान जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो हैं 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग जो है 4A अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है। नागरिकों को जो है सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य आपका बच्चों की शिक्षा संबंधित है। और कुछ मौलिक कर्तव्य यहाँ पे दिए गए हैं, देखते हैं। संविधान का पालन करना, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऐसे बहुत टाइम हो जाएगा तो पेपर हो नहीं पाएगा। टोटल हैं आपके 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 7। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान में नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था?
तो इसका ऑप्शन है आपका बी सही है। IIT बम्बई ने ऐसा किया था। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में उन्होंने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदल दिया था। ये आपका करंट अफेयर्स है, तो आप इस ईयर का करंट अफेयर्स तैयार करना। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसिस लुई, मार्क टूली, वेब मिलर, फिलिप स्प्रेड। तो ऑप्शन सी आपका सही है कि मई 1930 में बम्बई में अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार वेब मिलर ने अपनी आंखों के सामने निहत्थे सत्याग्रहियों पर नृशंस अत्याचार का सजीव वर्णन किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बम्बई में धरसना इस आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था। और इन्होंने किसकी वो की है, तो धरसना में जो सत्याग्रह हो रहा था वहाँ पे 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम शाह, महात्मा गांधी के पुत्र मणि लाल लगभग 2000 कार्यकर्ताओं के साथ नेतृत्व में धरसना कारखाने की ओर बढ़े। इन पर भीषण लाठीचार्ज हुई और जिसके चलते 2 सत्याग्रहियों की मृत्यु भी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये बात गलत है आपका, सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो सही ऑप्शन हमें चुनना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ए तो गलत है लेकिन आर सही है, तो दोनों ही मंत्री बन सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं, संविधान के आर्टिकल 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री जो है संसद के किसी भी सदन में संबंधित हो सकते हैं, किसी भी सदन से। संविधान इस संबंध में संसद के दोनों सदनों के बीच समानता रखता है। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने, भाग लेने और का अधिकार है, लेकिन वह केवल उसी में मतदान करता है जिस सदन से वो रहता है, जिस सदन का सदस्य रहता है। अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा में मतदान करेगा, अगर लोकसभा से है तो वो लोकसभा का मतदान करेगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। 27 से 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की। वह किस देश से संबंधित है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है आपका भी, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित थे एंथोनी। तो ये आपका करंट अफेयर्स है। हम चलेंगे अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? कार्ल मार्क्स, टालकाट, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त काम्टे। तो ऑप्शन डी है आपका, अगस्त काम्टे ने जो है सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सामाजिक विकास के 3 चरणों का नियम जो है फ्रांस के समाजशास्त्री अगस्त काम्टे की पुस्तक द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी में विकसित एक विचार है। समग्र रूप से समाज और प्रत्येक विशेष विज्ञान मानसिक रूप से कल्पित 3 चरणों के माध्यम से विकसित किया इन्होंने, धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण और सकारात्मक चरण। क्वेश्चन नंबर है 12। कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 से संबंधित हैं? तो देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका 1, 2, 3। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी जो है श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। अब आप लोगों को देखना है कि 2022-23 का जो बजट है उसमें कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए ज़्यादातर। तो इस ईयर का बजट जो आ चुका है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली, वनस्पति कली। तो ऑप्शन है सी आपका फूल कली से संबंधित है। लौंग फूल कली से ही प्राप्त होता है। लौंग का वैज्ञानिक नाम सीजियम एरोमेटिकम है तथा यह मिर्टेसी कुल का पौधा है। यह मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी पुष्प कलिका है जिसे भारत में मसाला और औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। विश्व में इंडोनेशिया जो है लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद क्रमशः कर्नाटक और केरल का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर है 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? लातविया, घाना, कैमरून और आइवरी कोस्ट। तो ऑप्शन है आपका ए, लातविया जो है कोको का प्रमुख उत्पादक नहीं करता है।
जबकि कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट आपके करते हैं। कोको बीन्स का उत्पादन जो है कोको वृक्ष से होता है, जिसे सुखाकर चॉकलेट बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके तेल का इस्तेमाल जो है त्वचा और बालों में लगाने तथा खाना बनाने के लिए भी किया जाता है कोको का। विश्व में कोको 3 सबसे बड़े उत्पादक देशों में सबसे ऊपर है आपका आइवरी कोस्ट, मतलब फर्स्ट में आइवरी कोस्ट में सबसे ज़्यादा होता है कोको उत्पादन, फिर घाना में, फिर इंडोनेशिया में। कैमरून में भी कोको का एक बड़ा उत्पादक देश है। लातविया जो है कोको का बहुत कम उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर है 15। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो आपका आंसर है बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। रक्त शर्करा का स्तर आमतौर पर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में व्यक्ति में किया जाता है, जबकि ग्राम प्रति लीटर का उपयोग जो है द्रव्यमान सांद्रता के मापन हेतु किया जाता है। पीपीएम का उपयोग आपका संदूषक या प्रदूषक मापने के लिए किया जाता है। mmHg का प्रयोग जो है शरीर में तरल पदार्थों के दबाव मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? हीमोग्लोबिन, मीथेमोग्लोबिन और आपका लेड और नाइट्रेट। तो इसका आंसर है आपका, तो मेथोमेमोग्लोबिन जो था वो आपका सही आंसर था, ऑप्शन बी। तो इस तरह से इसका हम देख लेते हैं डिटेल। ब्लू बेबी सिंड्रोम, मीथेमोग्लोबिन जो है ग्लोबिनेमिया शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। इससे भी जो होता है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है जो शरीर में रक्त की कमी से भी हो जाता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी ये होता है आपका मीथेमोग्लोबिन से जो शरीर में होता है, जबकि पेयजल में अगर नाइट्रेट की अधिकता होती है तो जो है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम यहाँ से भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कैसे होता है? तो आपका पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शरीर नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर जो है नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाइट्राइट लाल रक्त को कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मिथोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। मिथेनोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता। यही स्थिति आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाती है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक या WPI के आंकड़े से संबंधित आपका जानकारी देना है। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है इसे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन है आपका बी। WPI को कौन जारी करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है थोक मूल्य सूचकांक को। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। बाटुलिज्म है भोज्य पदार्थों से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन, जल जनित संक्रमण, जल जनित विषैलापन। तो ऑप्शन आपका बी है, भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन के कारण क्या होता है? बाटुलिज्म होता है। खाद्य जनित बाटुलिज्म एक गंभीर परंतु अपेक्षाकृत दुर्लभ बीमारी होती है। आमतौर पर दूषित खाद्य पदार्थों में बनने वाले शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन बाटुलिनम विषाक्त पदार्थों के अंतर्ग्रहण से होता है। बाटुलिज्म में विषाक्तता के 7 प्रकार हैं जो हैं A, G तक हैं, जिनमें जो है A, B, E, F मानव में बाटुलिज्म का कारण बनते हैं। शेष 3 जो है अन्य स्तनधारियों या पक्षियों में बाटुलिज्म का कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया? चौरी चौरा, रामपुर, शाहजहांपुर, बलिया। तो ये आपका मनाया गया था शाहजहांपुर में। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। 11 जून 2021 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म स्थान पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उनकी जयंती के अवसर पर विश्व समारोह आयोजित किया गया था।
11 जून 1897 को शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। उन्होंने योगेश चटर्जी, सचिंद्र सान्याल के साथ मिलकर अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। काकोरी ट्रेन डकैती में अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल एवं राजेंद्र लाहिड़ी के साथ फांसी की सजा पाने वाले चौथे व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? पफबाल, शैवाल, लाइकेन, मॉस। आपका मॉस, तो ये आपका लाइकेन होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है। लाइकेन एवं मॉस दोनों वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण सूचक हैं। तो यहाँ पे लाइकेन भी है और मॉस भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नहीं दे रहा है कि कौन सा सही है। तो आप दोनों ही लगा के चलना, लाइकेन और मॉस दोनों। यदि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। लाइकेन जो है कवक एवं शैवाल की प्रजाति हैं जो पेड़ों के तने एवं चट्टानों पर पाए जाते हैं। मॉस भी काई की भांति होती है। जो काई घर में लगी होती है वो उसी को हम मॉस कह सकते हैं, जो चट्टानों एवं पेड़ों की सतहों पर पाए जाते हैं। वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होने पर मॉस क्या होता है? समाप्त होने लगता है। तो विकल्प सी दिया गया है आयोग के द्वारा। सही जो है सुमेलित नहीं है। स्थान और जनजाति देखते हैं कौन सी जनजाति है जो सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन है ए जो है सही सुमेलित नहीं। बोर्नियो आपका कहाँ पाया जाता है? बोर्नियो में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पुनान। अरब मरुस्थल में आपका रुवाला और स्वीडन तथा फिनलैंड में आपका लैप्स जनजाति पाई जाती है। कोरियाक जनजाति जो है अलास्का में नहीं पाई जाती, वरन वो रूस में पाई जाती है। कोरियाक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो रूस में पाई जाती है, जिनकी कुछ आबादी यूक्रेन में भी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, बेरीबेरी, स्कर्वी, चेइलोसिस। तो इसका आंसर है आपका डी, चेइलोसिस जो है राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाला रोग है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन B2, राइबोफ्लेविन हम किसे कहते हैं? विटामिन B2 को कहते हैं। एक तापरोधी जल में घुलनशील विटामिन है जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को चयापचय करने के लिए करता है। इसकी कमी से चेइलोसिस रोग होता है जिसमें होंठ फटने की समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर है 23, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने प्रति वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने का संकल्प पारित किया था। इसी तारीख को 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था आपका? तो 1987 में, जो विश्व में सबसे ज़्यादा देशों द्वारा हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल है। 2021 की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। क्वेश्चन नंबर है 24, मेकांग नदी संबंधित है के संदर्भ में देखना है कि मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। सही उत्तर चुनना है। तो इसका ऑप्शन है ए जो है सही है कि मेकांग नदी का उद्गम जो होता है तिब्बत के पठार से होता है। मेकांग डेल्टा कंबोडिया और दक्षिण वियतनाम में स्थित है, जहां मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यह तिब्बत के पठार से निकलती है। मेकांग नदी 3000 मील प्रवाहित होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। 6 देशों चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। यह म्यांमार, लाओस तथा लाओस थाईलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। क्वेश्चन नंबर है 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान और स्रोत दिए हैं। मौलिक अधिकार आपका यूएसए से ही लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ आपका कहाँ से लिया गया है? तो एक कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। आपातकालीन शक्ति आपका जर्मनी से लिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं था। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ के प्रावधान, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार आदि जो है कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो से, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और G8 समिट। तो
तो इसका ऑप्शन है आपका बी। क्योटो प्रोटोकॉल में जो है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई थी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल, जिसे हम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया में दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए एक कार्बन क्रेडिट प्रस्ताव विकसित किया। क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले एक बाध्यकारी प्रावधान है। क्योटो प्रोटोकॉल में एक क्या होता है, जो हस्ताक्षर कर चुके देश हैं, ये क्या है, एक बाध्यकारी प्रावधान है। कार्बन क्रेडिट एक परमिट है जो कंपनी को कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों की एक निश्चित मात्रा का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। एक क्रेडिट एक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर द्रव्यमान के उत्सर्जन की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग, क्या देखना है, नीति आयोग क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं है? गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ऑप्शन है आपका ए, गुजरात जो है इसमें सम्मिलित नहीं है शीर्ष 5 में। 3 जून 2021 को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020 और 21 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसका शीर्षक क्या था, पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन। इस सूचकांक में पहले पे है केरल आपका, दूसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश और 5वें स्थान पर आपका गोवा है। तो इस तरह से आपका आंसर सही नहीं था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल के बारे में देखते हैं क्या होता है। सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के पूर्व का काल, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। तो ये ऑप्शन डी जो है सही है कि प्रश्नकाल के जो ठीक का बाद समय होता है उसे हम शून्यकाल में कहते हैं। संसद की प्रक्रिया नियम में शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। शून्यकाल का वह समय होता है जब संसद सदस्य तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। शून्यकाल के दौरान मुद्दों को उठाने के लिए सांसदों को बैठक के कम से कम 10 बजे से जो है पहले अध्यक्ष या सभापति को नोटिस देना होता है। सांसदों की बैठक से पहले 10 बजे उनको नोटिस देना होता है। यह प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से शुरू होने का कारण इसे शून्यकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? आयु वर्ग में 1840 होने चाहिए और न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हों। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा डी। किसी भी राज्य, क्या यूपी के लिए बन रहा है तो यूपी के ही लोग होने चाहिए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 पात्रता में जो है उत्तर प्रदेश स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, मतलब यूपी का ही निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना का उद्देश्य जो है राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। मानव क्रियाओं में वातावरण प्रभावित होता है। सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन है डी। ए तो गलत है लेकिन आर सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वहाँ था निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे है निर्भर करते हैं। एक दूसरे पे सभी जो है निर्भर रहते हैं। यदि किसी एक जीव की जनसंख्या बढ़ती है या घटती है तो शेष पारितंत्र को प्रभावित करती है। जैसे यदि खाद्य श्रृंखला में मेढक पूर्णतः समाप्त हो जाएं तो एक तरफ जलीय कीट पतंगे बढ़ेंगे, वहीं भोजन के लिए मेढक पर आश्रित जो मछली थी उनकी संख्या घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 31। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, छबीलाल दास, यशपाल, अंबिका चक्रवर्ती। तो इसका ऑप्शन है आपका डी। अंबिका चक्रवर्ती जो थे नौजवान सभा से संबंधित नहीं थे। 1926 में नौजवान सभा गठित की गई थी। 1926 में लाहौर में
सरदार भगत सिंह, छबिलदास, यशपाल ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य में स्थापित करना, किसानों का राज्य जो है स्थापित करना। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया था? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली। तो ये ऑप्शन बी है आपका। सबसे पहला नगर निगम आपका कौन सा था? तो ये था मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम आपका 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। इसके बाद जो है 1876 में कलकत्ता को, फिर 1888 में बॉम्बे को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं। विटामिन ए जो है संतरा से संबंधित नहीं है। विटामिन सी जो है नींबू से संबंधित है कि अगर नींबू खाएंगे तो विटामिन सी की प्राप्ति होगी। विटामिन डी का जो कॉड के मछली के तेल से विटामिन डी आपको मिलता है। और विटामिन 6 जो है धान के चोकर से मिलता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है सही नहीं है। देखते हैं। संतरा पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन सी मिलता है। फोलेट, कैल्शियम आदि प्राप्त होता है संतरे में। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतवर्ष में खारे पानी के सबसे बड़ी झील कौन है? चिल्का, लोनार, सांभर, वूलर। तो ऑप्शन है बी आपका। सांभर झील जो है राजस्थान में, ये खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे डिटेल कर लेते हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का है। तो लैगून अगर पूछेगा तो चिल्का है, जब झील पूछेगा तो आपका राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 1100 किलोमीटर से ज़्यादा है। जबकि सांभर झील जो राजस्थान में है, देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। उपर्युक्त दोनों झील जो है रामसर सूची के अंतर्गत शामिल है। क्वेश्चन नंबर है 35, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन है सी। 267 जो है आकस्मिकता निधि से संबंधित है। संचित निधि से आपका 266 संबंधित है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 267(1) के तहत संसद आकस्मिकता निधि का गठन की व्यवस्था कर सकती है। भारत की संचित निधि जो है राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा गठित की जाती है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवन है और स्थान दिया है। देखते हैं। लेवेस जो है वो आपका स्पेन में चलती है स्थानीय पवन। ब्रिक फिल्डर आपका ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ब्लैक रोलर आपका अमेरिका में। और सामन जो है ये ऑस्ट्रिया का संबंध सामन से नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। सामन जो है जून एवं जुलाई महीने में प्रवाहित होने वाली एक गर्म, शुष्क एवं धूल भरी हवा है जो इराक, ईरान और अरब प्रायद्वीप में उत्तर या उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है। इसकी गति जो होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका रॉल्फ फिच आएगा, फर्स्ट नंबर पे रॉल्फ फिच आता है। फिर आपका विलियम हॉकिंस आता है सेकंड पे। और फिर आपका थर्ड पे आता है निकोलस डाउंटन। थर्ड पे आपका निकोलस डाउंटन आता है। और फोर्थ पे आता है आपका सर थॉमस रो। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। सबसे पहले रॉल्फ फिच आएगा, फिर विलियम हॉकिंस आएगा, फिर जो है निकोलस डाउंटन आएगा और फिर थॉमस रो आएगा। तो यहाँ से देखते हैं। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का राजदूत था जो अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा था और 1609 में जो है मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा में पहुंचा। रॉल्फ फिच जो है ये भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था जो 1583 ईस्वी में आगरा में आया था अकबर के काल में। सर थॉमस रो जो है ब्रिटिश राजदूत थे जो सितंबर 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। निकोलस डाउंटन जो है 1615 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर है 38, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, देखना है। विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर या टोटल फर्टिलिटी रेट 2.7 प्रति हजार है। सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं हम इसको डिटेल के माध्यम से। 7 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या
नियंत्रण पर एक विधेयक जारी किया जिसका आधिकारिक नाम है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021। उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रजनन दर जो है 2.7 प्रति हजार जनसंख्या है। इस प्रस्तुत विधेयक का लक्ष्य राज्य की प्रजनन दर को जो है 2026 तक 2.1 एवं 2030 तक 1.9 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। तो 2026 तक कितना है 2.1 और 2030 तक 1.9 टोटल फर्टिलिटी रेट को करना है, कम करना है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिस्कोवा है। ये किस देश से संबंधित है? चेक गणराज्य, सर्बिया, क्रोएशिया, स्पेन। तो ये है इनका आंसर ए, चेक गणराज्य से ये संबंधित है बारबोरा। तो ये आपका करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सुरीसर मानसरोवर, मानसर झील। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन जो है सही नहीं है, वो ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। सुरीसर मानसर झील जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह नवंबर 2005 में रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। बाकी जो 3 हैं आपके सूर सरोवर आगरा में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका मैनपुरी में, सरसई नावर झील जो है इटावा में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर है 41। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इसका अभिप्राय देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना। इसका अभिप्राय है किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। सही उत्तर का चयन करिए। तो बी आपका जो दूसरा है वही केवल सही है। नेट जीरो का तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वातावरण से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच संतुलन होना है। वैश्विक ऊष्मन को 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करने हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो 2050 की अवधारणा विकसित की। 2015 में पेरिस पर्यावरण सम्मेलन में यह लक्ष्य तय किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसे हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, द्वारा ऊर्जा क्षेत्र को 2050 तक नेट जीरो पहुंचाने हेतु रोड मैप तैयार किया गया है। भूटान वर्तमान में कार्बन नेगेटिव वाला देश है। वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो है ऑस्ट्रिया ने 2040 तक, अर्जेंटीना ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है और चीन ने 2060 तक न्यूट्रल, भारत ने 2070 तक जो है कार्बन नेट जीरो होने का लक्ष्य रखा है। भारत ने कितना रखा है? तो 2070 तक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं होता? डेंगू ज्वर, निद्रा रोग, फाइलेरियासिस, मलेरिया। तो आपका सी है जो है, ये जो है रोग मच्छर के द्वारा नहीं होता। निद्रा रोग आपका होता है किसके द्वारा? तो सीसी मक्खी के कारण होता है। ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर है 43। निम्न में से कौन सा एक 1924 के कानपुर संयंत्र मामले में शामिल नहीं है? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.A. अंसारी। तो ऑप्शन डी है आपका M.A. अंसारी जो है कानपुर संयंत्र से संबंधित नहीं है। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति को बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जो है कानपुर में एक संयंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा जो है कानपुर संयंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें कौन शामिल थे? तो एमन राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेलू चहियार, ये सभी जो है शामिल थे। क्वेश्चन नंबर है 44। अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित कौन करता है? रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि, प्रेयरी भूमि। तो सबसे ज़्यादा आपका ताज़ा बर्फ की भूमि जो है, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि को क्या करता है? तो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता था। मतलब जितनी मात्रा में आई, मान लो 50% आई थी तो ये 50% लौट भी गई। इसी को हम क्या कहते हैं? एल्बिडो भी कहते हैं। ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि 80% से लेके 85% तक सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर देता है। उसके बाद जो है रेगिस्तान, फिर प्रेयरी भूमि, फिर धान के खेत का क्रम आता है। क्वेश्चन नंबर है 45।
पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों एवं वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए अनिवार्य कारक है। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो ये आपका ऑप्शन सी है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। देखते हैं अब। पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन एक शब्द है जिसका उपयोग किसी विशेष देश के लिए लेखांकन अवधि के दौरान शुद्ध पूंजी संचय वर्णन के लिए किया जाता है। विश्व बैंक शुद्ध बचत में परिवर्तन का आकलन करके पूंजी निर्माण को मापता है। घरेलू बचत दर बढ़ रही है तो बचतकर्ता अतिरिक्त डॉलर का निवेश कर सकता है, स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकता है। यदि अधिक परिवार बचत कर रहा है तो देश जो है नकदी अधिशेष की रिपोर्ट कर सकता है, जो पूंजी निर्माण के लिए एक सकारात्मक संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर है 46। द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो इसका ऑप्शन है सी, विश्व टीबी दिवस की थीम है 2021 की, द क्लॉक इज टिकिंग। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस मनाया जाता है। यह तिथि 1882 में उस दिन को चिन्हित करती है जब रॉबर्ट कोच ने टीबी के कारक जीवाणु की खोज की थी, जिससे इस बीमारी के निदान और इलाज का रास्ता खुला। तो 24 मार्च 2021 की जो विश्व रोग दिवस की थीम है वो क्या है? तो क्लॉक इज टिकिंग। क्वेश्चन नंबर है 47। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। सही उत्तर का चयन करना है। तो दोनों ही आपके सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। यद्यपि विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिसने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर है 48। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संप्रभुता, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, संघीय। तो इसका ऑप्शन है डी, संघीय शब्द का जो है प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्द कौन से हैं? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता। परंतु संघीय शब्द का जो है वर्णन प्रस्तावना में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर है 49। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता की समिति आपका कब आती है? तो 1977 में आती है। एम.एल. सिंघवी की समिति आपका 1986 में आती है। बी.आर. मेहता, बलवंत राय मेहता की समिति आती है आपका 1957 में। जीवीके राव समिति आती है तो ये आती है आपकी 1985 में। कब आएगी? 1985 में। 1985 में। इस तरह से आपका ऑप्शन होगा बी आंसर सही है। यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, जापान में स्थित है। नोबी यह जापान में 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला मैदान है जो ईबी, कीसो और नागरा नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा से निर्मित है। कांतो जो है यह जापान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है जो मध्य होन्शु के कांतो क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 51। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन है आपका बी, 1901 में जो है प्रकाशित हुई थी। इसको किसने लिखा था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन नंबर है 52। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। सही उत्तर का चयन करना है। तो केवल दूसरा आपका सही आंसर है। सोकोत्रा द्वीप हिंद महासागर के अरब सागर से लगे अदन की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? तो अरब खाड़ी में स्थित है। और सागर कौन सा है? तो आपका हिंद महासागर के अरब सागर में स्थित है। यह यमन शासित प्रदेश है। वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। सोकोत्रा द्वीप अपनी प्राकृतिक विविधता और जैव विविधता के कारण विश्व हेतु
सार्वभौमिक महत्व स्थल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया गया था, तो ये आपका नोएडा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 54, निम्नलिखित शहरों में से किस एक देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? अहमदाबाद, रोहतक, मुंबई, कानपुर। ये आपका कानपुर में किया गया था। देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? कानपुर में स्थापित किया गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 19 दिसंबर 2016 को कानपुर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के प्रथम भारतीय कौशल संस्थान की नींव रखी थी। यह संस्थान कौशल विकास मंत्रालय तथा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंगापुर के संयुक्त प्रयास से खोला गया है। क्वेश्चन नंबर है 55, विषय है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, उसकी बात कर रहा है और अनुच्छेद दिए गए हैं। न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण किसमें, तो किस आर्टिकल में बात की गई? तो 50 में बात की गई है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की समृद्धि आपके आर्टिकल 46 में है। सहकारी सोसाइटी आपका किस में है? तो सहकारी सोसाइटी आपका 43B में है, आर्टिकल 43B में। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, तो ये आपका आर्टिकल 40 में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही नहीं है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। यह प्रश्न नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 से संबंधित है। सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा जो संविधान के आर्टिकल 43B में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम BSE कहते हैं का प्रचलित सूचकांक BSE है। BSE में सूचीबद्ध कितने ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो इसका आंसर है आपका 30 ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है सेंसेक्स का जो भी BSE है। सेंसेक्स शब्द भारत में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स को दर्शाता है। इसमें जो है भारत की 30 सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक कारोबार करने वाली कंपनियां सूचीबद्ध हैं और ये भारत की अर्थव्यवस्था के मापन का आधार करता है। वर्ष 1956 में वैधानिक दर्जा प्राप्त प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956 BSE भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जिसे कब स्थापित किया गया था? तो 1875 में BSE को स्थापित किया गया था। इसे जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा संचालित किया जाता है। वर्ष में 2 बार जून एवं दिसंबर में इसकी समीक्षा की जाती है BSE की। क्वेश्चन नंबर है 57, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। सही उत्तर का चयन करना है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। 47वां G शिखर सम्मेलन यूके की अध्यक्षता में कार्बिस बे कार्नवाल में 11 से 13 जून 2021 के मध्य संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का जो थीम था वो क्या था? बिल्ड बैक बेटर। इस शिखर सम्मेलन में यूके ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया तथा दक्षिण अफ्रीका को मेहमान देश के रूप में आमंत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर है 58, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो इसका आंसर है आपका 101वां संविधान संशोधन जो है GST को लागू करने के लिए किया गया था। GST कब लागू हुई? 1 जुलाई आपका 2017 से लागू हो गई थी। अगला क्वेश्चन, 101वां संविधान संशोधन 2016 में वस्तु एवं सेवा कर GST के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है GST जो भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है। निम्न में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है? हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, मीथेन। तो ऑप्शन सी है इसका। जो LPG का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन है। ब्यूटेन एवं प्रोपेन जो है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है जिसे LPG के मुख्य अवयव हैं। जो घर में यूज होती है गैस उसे हम LPG कहते हैं। उसमें क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसका उपयोग खाना बनाने, रोशनी पैदा करने तथा वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। LPG को अपेक्षाकृत कम दाब पर द्रव में संपीड़ित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर है 60। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? प्रथम अवस्था, तृतीय अवस्था, द्वितीय, चतुर्थ। तो ऑप्शन बी है इसको, नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था किसे कहते हैं? द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। समय के साथ शहरीकरण के स्तर में परिवर्तन को शहरीकरण वक्र कहा जाता है, जो विकसित एवं विकासशील देशों के अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर शहरीकरण की प्रगति के मॉडल हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जे आकार और एस आकार के। एस आकार के वक्र के संबंध में नॉर्थम ने वर्ष 1979 में 3 स्तरीय सिद्धांत दिए, जिन्हें हम क्रमशः आरंभिक अवस्था, त्वरित अवस्था एवं अंतिम अवस्था के रूप में जाना जाता है। त्वरित अवस्था नगरीकरण की द्वितीय अवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 61। निम्नलिखित में से कुल के पौधे से किस कुल के पौधे से जो है टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका भी, मोरेसी कुल के पौधे से आपका टापा कपड़ा बनाया जाता है। देखते हैं इसके बारे में। टापा कपड़ा बनाने हेतु शहतूत परिवार के मोरेसी के पौधे की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रेड फ्रूट ममाकी का भी उपयोग किया जाता है। टापा वस्त्र प्रशांत महासागर के द्वीपों में, मुख्य रूप से टोंगा, समोआ, फिजी में बना एक बार्क क्लॉथ है। टम्प शब्द है ताहिती कुक द्वीप से है, जहां कैप्टन कुक इसे इकट्ठा करने वाले और बाकी दुनिया से इसे परिचित कराने वाले प्रथम यूरोपीय थे। क्वेश्चन नंबर है 62। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो ऑप्शन है आपका डी कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा जो है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 321 राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के राज्यों की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। सही कौन सा सुमेलित नहीं है देखना है। खिलाड़ी के नाम है और टोक्यो ओलंपिक में जो हुए हैं खेल, ये भी आपका एक करंट अफेयर्स ही रहेगा, 2020 में जो आयोजित हुआ था। तो यहाँ पे देखते हैं पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। बजरंग पुनिया ने जो है रजत पदक जीता और नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे बी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि बजरंग पुनिया ने क्या जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, न कि रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने जो है रजत पदक, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है बी जो है सही नहीं है। बजरंग पुनिया ने क्या जीता? तो कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर है 64। 2021 के ऑस्कर अवार्ड फादर द बेस्ट मोशन पिक्चर की पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? स्लो झाओ, इमरान डफेनिल, सी इसाक चुंग, थॉमस विंटरबर्ग। तो इसके आंसर है आपका है स्लो झाओ ने जो है 2021 ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार नोमैडलैंड को प्राप्त हुआ था। इस फिल्म के निर्देशक थे स्लोए झाओ। 2021 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंथोनी हॉपकिंस द फादर को प्राप्त हुआ था, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो थी वो कौन थी? मैकडोरमैंड थी। क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकट, कुलेरू, चिल्का, किली वैली। तो इसका ऑप्शन है आपका बी, चिल्का झील जो है सबसे बड़ी झील है। पुलिकट झील चिल्का झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, जो लैगून झील के तहत आती है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर श्रीहरिकोटा बैरिकेड द्वीप पर स्थित है। चिल्का झील पूर्वी तट पर भारत की सबसे बड़ी झील है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो पुलिकट झील क्या नाम है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है आपकी। कुलेरू झील जो है आपके यह ताजी पानी की झील है, जो गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच स्थित है आंध्र प्रदेश में। किली वैली झील जो है तमिलनाडु में स्थित है। किली वैली झील पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की जो है झील है। फरवरी 2021 में सरकार ने इस झील को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया था। फेफड़े में गैसीय विनिमय का स्थल है। फेफड़े में क्या गैसीय विनिमय का स्थल क्या है देखना है। तो ट्रैकियोल्स, ब्रोकियोल्स,
पल्मोनरी सिरा और अल्वियोलाई। तो इसका आंसर है आपका डी, एलुवियाई जो है ये आपका ऑप्शन है। देखते हैं यहाँ पे गैस विनिमय के दौरान ऑक्सीजन के फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है। ऑक्सीजन जो है फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है। उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त से फेफड़ों तक जाती है। इस प्रक्रिया में फेफड़े जो है स्थित एलुविली एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 67, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका आंसर है बी, राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस जो है शांति की प्रतिमा है, जो जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की प्रतिमा है। तो ये आपका करंट अफेयर्स है। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और अल्फा। तो ये आपका आंसर है बी, न्यूट्रिनो पर जो है शून्य आवेश होता है। एक न्यूट्रिनो के उप परमाणु कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता, बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो जो है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। क्वेश्चन नंबर है 69, दे रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर है और निर्वाण स्थल, किसका कहाँ पे निर्वाण स्थल है देखते हैं। तो ऋषभनाथ का जो निर्वाण स्थल है या वो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आपका होगा अष्टापद, और नेमिनाथ का है आपका उज्जयंत, और महावीर का है पावापुरी। तो इस तरह से आपका आंसर है बी सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम देखते हैं इसे। जैन धर्म में नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर हुए, जिनका जन्म स्थल आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में है। इनको निर्वाण गिरनार शिखर पर प्राप्त हुआ है। किस शिखर पर? तो गिरनार शिखर पर। जैन धर्म के संस्थापन एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभनाथ थे। और 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी थे। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, किसकी समीक्षा करती है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। ये आर्टिकल आपके 148 में महालेखा नियंत्रक हैं। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है। पहली बार इसका गठन 1921 में किया गया था। इस समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। लोकसभा स्पीकर को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। लोकसभा स्पीकर क्या करेगा? समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखाओं और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर है 71, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का, कार्बोहाइड्रेट का। तो ऑप्शन है आपका डी, कार्बोहाइड्रेट का नाइट्रोजन एक आवश्यक नहीं है। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जैव अणु कार्बोहाइड्रेट हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कार्बन और पानी का एक संयोजन है। हालांकि सभी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी पाया जाता है। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही क्रम में कौन सा है देखना है हमें। तो यह है आपका बी ऑप्शन। सबसे पहले आपका सुमात्रा आएगा, फिर जावा आएगा, पश्चिम से पूर्व चल रहे हैं, फिर बाली आएगा, उसके बाद लोम्बोक आएगा। तो पूर्व से देखेंगे तो लोम्बोक आएगा, फिर बाली, फिर जावा, फिर सुमात्रा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार वैगनी किरणों को काटता है? सोडा कांच, चेना कांच, पायरेक्स कांच और क्रुक्स कांच। तो ये ऑप्शन डी है आपका। परावैगनी किरणों को कौन काटता है? तो क्रुक्स कांच काटता है। देखते हैं क्रुक्स कांच जो है, या क्रुक्स ग्लास एक विशेष प्रकार का कांच होता है जिसमें सेरियम ऑक्साइड होता है। यह सूर्य की परावैगनी किरणों को काटने में सक्षम होता है। इस प्रकार धूप का चश्मा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सेरियम ऑक्साइड का। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? सक्रिय परिवहन, परासरण, निष्क्रिय परिवहन, प्रसार। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, परासरण के कारण जो है पानी निकलता है। अगर हम खीरे को काटने के बाद उस पर नमक छिड़कते हैं तो परासरण की प्रक्रिया के कारण कुछ समय बाद पानी छोड़ता है। परासरण प्रक्रिया में नमक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है।
क्वेश्चन नंबर है 75, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से, बाल स्वास्थ्य से, महिला सशक्तिकरण से, वंचित वर्गों से। तो ऑप्शन है आपका ए, सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जन के सशक्तिकरण विभाग द्वारा 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया था। तो इसमें मंत्रालय कौन है आपका? सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय है। यह अभियान सुगम्य दिव्यांग के लिए भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से, खनन से। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है वो होता है ताप विद्युत संयंत्र से होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। फ्लाई ऐश वायु एवं जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। कोयला एवं लिग्नाइट आधार पर ताप विद्युत संयंत्र इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। मतलब फ्लाई ऐश कहाँ से निकलता है? तो ताप विद्युत संयंत्र से। 22 अप्रैल 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था कि सभी ताप विद्युत संयंत्र फ्लाई ऐश का पर्यावरण अनुकूल तरीके से उनके द्वारा उत्पन्न राख या फ्लाई ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना की? अमृतसर, फिरोजपुर, लाहौर, मुल्तान। तो ऑप्शन है बी आपका, लाहौर में रणजीत सिंह ने जो है अदालत-ए-आला की स्थापना की थी। रणजीत सिंह का राज्य 4 प्रांतों में कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर में बटा हुआ था। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम जो था अदालत-ए-आला था। यह लाहौर में स्थित था। रणजीत सिंह स्वयं को उसके प्रधान न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 78 है, राज्यों के गठन पर विचार करना है। देखते हैं किसका कब गठन किया गया है। तो आपका हरियाणा का गठन जो है कब किया गया है? हरियाणा का गठन 1966 में किया गया है। गोवा का जो है 1987 में किया गया है। झारखंड का आपका गठन कब किया गया है? तेलंगाना का आपका 2014 में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। सबसे पहले फोर्थ आएगा आपका 1966। तो सबसे पहले आएगा आपका हरियाणा, फिर आएगा आपका गोवा, उसके बाद आएगा आपका झारखंड जो 2009 में था, और फिर आएगा आपका तेलंगाना। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही है। यहाँ से देख लेते हैं, गोवा जो है 87 में, तेलंगाना आपका 14 में 2 जून 2014 को, झारखंड आपका 2000 में, सॉरी 2009 नहीं था 2000 था, हरियाणा आपका 1966 में। क्वेश्चन नंबर 79 है, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 में 20 के निम्नलिखित किस महीने में किया गया था? तो इसका ऑप्शन है आपका ए, नवंबर 2020 में इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। 27 नवंबर 2020 को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था। इसमें जो है नॉलेज पोर्टल में टोटल 8 प्रमुख घटक हैं। कौन कौन से? भारत की जलवायु प्रोफाइल, राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क, भारत के एनडीसी लक्ष्य और अनुकूलन संबंधी कार्रवाई, समन संबंधी कार्रवाई, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता वार्ता, रिपोर्ट और प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर है 80, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा है? तो इसका ऑप्शन है आपका डी, हापुड़ जो है सबसे छोटा है। हमीरपुर आपका कितना है? 4121 और हरदोई आपका 5989, हाथरस आपका 1800, हापुड़ आपका 660 किलोमीटर। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, जलवाष्प। तो इसका ऑप्शन है आपका बी। वायुमंडल में जब प्रकाश का प्रसार होता है किसके कारण होता है? धूल कणों के कारण ही होता है। वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल कण उड़ते रहते हैं। ये धूल कण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में लाल एवं नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण करते हैं। आकाश का रंग नीला जो होता है धूल कणों के कारण ही दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? सीरिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया। तो सीरिया आपका जो है काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। काला सागर के उत्तरी तट पर यूक्रेन, पूर्वोत्तर में जो है आपका रूस, पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की और पश्चिम में बुल्गारिया एवं रोमानिया स्थित हैं।
रेडियोधर्मिता के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही था। सेकंड जो है हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पे? संलयन पर, न कि विखंडन पर। तो इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन है डी आपका। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है वो यूपी में स्थित है। देखते हैं। जून 2022 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये आपका है 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु मतदान कर दिया गया है। यह आर्टिकल आपका 326 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 86। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संस्थान और अवस्थिति है। देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान कहाँ है? तो ये आपका नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? केन्या में, जो अफ्रीका में है। और आया भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? तो आपका भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी आपका बांदा में नहीं है। ये कहाँ पड़ता है? तो झांसी में पड़ता है। झांसी में केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान झांसी में है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हों परंतु वे शरारत छोड़ गए हों? निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था? सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, एनजी रंगा। तो यह ऑप्शन है आपका सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कथन को कहा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसी अवसर पर पटेल ने कहा था, अंग्रेज तो चले गए मगर अंग्रेज जाते जाते शरारत का बीज बो गए। हम इस शरारत को और नहीं बढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? पुंछिया, कोठारी, राजमन्ना, सरकारिया। तो यह ऑप्शन है आपका डी। सरकारिया आयोग की सिफारिश पे जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद किसमें है? तो ये आपका आर्टिकल 263 में है। किसमें? 263 में। यहाँ पे देखते हैं। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वर्तमान व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा के उद्देश्य से जो है 1988 में जस्टिस RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग ने एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। 28 मई 1990 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा भारत के संविधान के आर्टिकल 263 के तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो इसका ऑप्शन है आपका बी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जो होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की जाती है। आप 2022 का तैयार कर लीजिए। बाकी जारी कौन करता है? तो आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। जैवमंडल है अवस्थिति। देखते हैं कौन सा कहाँ अवस्थित है। तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में अवस्थित है। पंचमढ़ी आपका जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में, अनोकरेक आपका मेघालय में। इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार यहाँ से देख भी लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 91। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हुंड्रू जलप्रपात आपका कहाँ पड़ता है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। चचाई प्रपात आपका बीहड़ नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी में है। और बूढ़ा घाघ प्रपात आपका ये जो है सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं बूढ़ा घाघ कहाँ है।
बूढ़ा घाघ प्रपात को लोध प्रपात के नाम से भी जानते हैं। यह झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। यहाँ बूढ़ा नदी का पानी 468 फीट ऊंचाई से सुंदर मनोरम दृश्य बनाता है। तो ये बूढ़ा नदी ही है। बूढ़ा घाघ प्रपात कहाँ है? बूढ़ा नदी पर ही है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? फोलिक अम्ल, राइबोफ्लेविन, नियासिन और रेटिनॉल। तो इसका आंसर है आपका डी, रेटिनॉल जो है। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल है। रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर है 93। देखते हैं यहाँ पे योजना है और प्रारंभिक वर्ष है, तो डायरेक्ट हम इसका डिटेल देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आंसर कन्फर्म नहीं है। आम आदमी बीमा योजना जो है आपका 2007 में प्रारंभ की गई थी। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना आपका 2021 में प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपका 2018 में प्राप्त की गई है, मतलब शुरू की गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर लोक सेवा आयोग ने क्या माना है? सी माना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 94। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? वेणुगोपाल, विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड, विलियम बैट्रिक। तो आपका आंसर है सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड जो हैं वह उन्हीं ने क्या किया था? विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। 3 दिसंबर 1967 को विश्व का प्रथम मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण केप टाउन स्थित ग्रूटेस सूर अस्पताल में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा संपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर है 95। घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। शारदा अधिनियम जो आया था आपका वो कब आया था? तो 1929 में आया था। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आई थी आपकी। साइमन कमीशन का गठन जब हुआ था तो ये हुआ था 1927 में। 28 में भारत आया था, 27 में गठन हुआ था। दांडी मार्च आपका 1930 में होता है, 1930 में। इस तरह से आपका ऑप्शन है ए। यहाँ पे देख लीजिए, शारदा अधिनियम 1929, नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन 1927, दांडी मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर है 96। निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका सी, 1, 2 और 4 को जो है मजदूरी संहिता 2019 के तहत सम्मिलित कर दिया गया है, सबको मिला दिया गया है। मजदूरी संहिता 2019 में 4 श्रम अधिनियमों यथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को एक ही में शामिल करके, चारों को एक ही में शामिल किया गया। वो क्या बनाया गया आपका? मजदूरी संहिता 2019। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर है आपका बी, 2004 में जो है पीसी होता समिति का गठन किया गया है। लोक सेवा संबंधी सुधारों के सभी पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य जो है 3 फरवरी 2004 को यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन पीसी होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये आपका यूपी है। यूपी जो है फर्स्ट आता है जनसंख्या के उस पे दृष्टि से। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं कौन फर्स्ट पे है। तो यूपी में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, थर्ड पे आपका एमपी है और फोर्थ पे आपका बिहार है। आगे देखते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय थीम क्या था? तो इसका थीम था री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस घोषित किया। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का थीम क्या था?
री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। क्वेश्चन नंबर है 100, देखते हैं इसको। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। सही कथन का प्रयोग करना है, तो इसका ऑप्शन है आपका सी। 1 और 2 दोनों ही आपके ऑप्शन सही हैं। इसको हम देखते हैं डिटेल के माध्यम से। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में नाम दिया गया था। मार्च 1925 में महात्मा गांधी ने वाइकोम केरल पहुंचकर वाइकोम सत्याग्रह में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर है 101, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शासक और राज्य दिया हुआ है, देखते हैं। राणा हमीर जो है मेवाड़ से संबंधित थे। राणा चुंडा जो है मारवाड़ से संबंधित है। मलिक राजा फारूकी आपके खानदेश से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। मलिक सरवर ख्वाजा ये आपके मालवा से संबंधित नहीं है। देखते हैं। जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1934 एवं 1479 के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का जो शासन था, इसकी स्थापना 1394 में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर द्वारा की गई थी। 102 नंबर क्वेश्चन, शीर्षक है आपका मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ऑप्शन है आपका सी, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत इसका इन्फ्लेशन जो है मापन किया जाता है, इन्फ्लेशन का। हेडलाइन मुद्रास्फीति का मापन जो है अखिल भारतीय सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा वर्ष दर वर्ष परिवर्तनों द्वारा किया जाता है। 2011 की गणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो ये आपका आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो ये ऑप्शन सी है, आईएनएस तलवार ने जो है कटलास एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 105, जो करंट के हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो पिछले ईयर के करंट है। जो इस ईयर के करंट है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हैं। खनिज अन्वेषण अभिकरण है और मुख्यालय दिया हुआ है। देखते हैं। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ है आपका? तो ये है आपका नई दिल्ली में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ है? नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम आपका हैदराबाद में है और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी जो है वो भुवनेश्वर में है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। यहाँ से देखते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ है आपका? नई दिल्ली में। खनिज अन्वेषण निगम आपका नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है हैदराबाद में। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी भुवनेश्वर में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है विधानसभा महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका सही है कि उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान का आर्टिकल 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाने और निलंबित किए जाने से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार मिसबिहेवियर के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 107, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया गया है? तो इसका आंसर है आपका डी, 29 उत्पादों पर लगाया गया है। अब सोचिए ये कब का है? बजट से संबंधित प्रश्न है, तो आपको कितना इम्पोर्टेंट है बजट तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय
का तत्व नहीं है। हम की भावना, क्षेत्र, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता। तो ऑप्शन है आपका बी, सांस्कृतिक विविधता जो है ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समाजशास्त्र के अनुसार ग्रामीण समुदाय की विशेषता में सांस्कृतिक विविधता शामिल नहीं है। सांस्कृतिक विविधता शहरों महानगरों की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 109, नवीकृत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। तो यह है आपका ऑप्शन बी, पेट्रोलियम ऊर्जा। कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा में आपका पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि नवीकरणीय और ऊर्जा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा हैं। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक लेख जो है निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी। तो इसका आंसर है आपका ए, ख्वाजा अमीर हसन सिजजी जो हैं फवाद उल फवाद नामक पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? संथानम, राजमन्नार, केसी नियोगी, ए.के. चंदा। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। केसी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आर्टिकल 280 में जो है वित्त आयोग की बात करता है। कौन से आर्टिकल 280 में? ये आर्टिकल 280 में जो है वित्त आयोग की बात है और इसका गठन सबसे पहले 6 अप्रैल 1952 को केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। अब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एम.के. सिंह है। देखते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। सही आंसर चयन करना है। तो ऑप्शन आपका ए सही है कि यह एक अदिश राशि है विद्युत विभव। क्वेश्चन नंबर 113, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन सी है आपका होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर जो है ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है। जुलाई 2021 में प्रकाशित अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक कौन सी है? होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन नदी, जलांगी नदी, अजय नदी, जोंक नदी। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही है। जोंक नदी जो है आपका महानदी, जोंक नदी आपकी महानदी की सहायक नदी है, न कि गंगा की, जो भारत के उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रवाहित होती है। गंगा नदी का बेसिन आपका पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी नदी का है। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व के मापन के लिए किया जाता है? तो ये है आपका धुआं। रिंगेलमैन स्केल धुएं के अवास्तविक घनत्व और अपारदर्शिता के मापन का पैमाना है। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है प्रिंट तथा डिजिटल मीडिया के सेंसरशिप से, लोक संगीत के विकास से, लोकसभा के दृश्य श्रव्य प्रसारण से, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। तो इसका ऑप्शन है आपका डी, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध सार्वजनिक स्थल पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंधित है। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेट्स के जरिए सार्वजनिक वाईफाई के नेटवर्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। यह सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के नाम से जाना जाता है। किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है आपका ऑप्शन बी, जेनेट एलन को जो है नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 118, कौन सा है एक जो सही सुमेलित? देखते हैं इसको। सिरका में उपस्थित अम्ल क्या होता है? वो एसिटिक अम्ल होता है। हड्डियों में जो उपस्थित यौगिक होता है वो कैल्शियम होता है। दूध का खट्टा होना आपका लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किसके? लैक्टिक एसिड। और अमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl कहते हैं। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। आगे देखते हैं। दूध में लैक्टोज नामक शर्करा उपस्थित होती है। दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक्स। तो इसका आंसर है आपका बी, विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 15 जनवरी 1884 को विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसकी स्थापना का उद्देश्य है ओरिएंटल स्टडीज को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर है 120। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो आपका ऑप्शन है डी। ए तो गलत है लेकिन आर सही है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध नियम अधिनियम जो है 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, कार्यकाल, अर्हता, वेतन तथा शक्तियों आदि को परिभाषित किया गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की थी? बुजुर्गों, महिलाओं, विधवाओं, मजदूरों। तो ये ऑप्शन है डी, मजदूरों के लिए की थी उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना लॉन्च की थी। इसके तहत जो है फैक्ट्रियों, निर्माण कार्यों, वर्कशॉप में कार्य करने वाले श्रमिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए 12,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 122। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। सही आंसर का चयन करना है तो दोनों ही आपके सही आंसर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो महिला थी वो कौन थी? रमा देवी थी। और पहले जो व्यक्ति थे मतलब पुरुष सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, इनका जो कार्यकाल था 21 मार्च से 1950 से लेकर 1958 तक। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी। इनका जो कार्यकाल था 1990 से लेके 90 तक ही था। 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके कौन है? सुशील चंद्रा। अभी ये भी चेंज हो गए हैं। आप लोग बताइए 25वें कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो ये आपका 1986 में पारित किया गया था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1972 में वन्यजीव अधिनियम पारित किया गया था। वन अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? भारत और आर्य, भारतीय और दक्षिण गंगोत्री, भारतीय और मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, भारतीय और मैत्री। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के तहत अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान स्टेशनों की स्थापना की गई है, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 2 परिचालित अनुसंधान हैं। कौन सा? मैत्री और भारती। इसे याद रखिएगा। इको मार्क प्रतीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है यह? तो यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। इको मार्क मीन्स आप यहाँ से इको लिखा हुआ तो इकोलॉजी को जोड़कर याद कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के वर्गीकरण के लिए इको मार्क योजना शुरू की गई है। यह योजना भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रशासित की जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं और गतिविधियों में श्रम विभाजन, तकनीकी विद एवं नौकरशाह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आर्थिक विकास से आपका तकनीकी विद और नौकरशाह से कोई संबंध नहीं है। आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है, परंतु तकनीकी विद और नौकरशाही का प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ
किया गया समझौता कहा था? तो इसका ऑप्शन है आपका डी, राधा कृष्णन ने ऐसा कहा था। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए राधा कृष्णन ने कहा था कि हाँ, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। आर्टिकल 128 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण शांति वाला क्षेत्र कौन सा है? देखते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन है आपका भी, यूरोप जो है सबसे शांति वाला देश है। तो आप ये 2022 की रिपोर्ट याद कर लीजिएगा, ये 2021 की है। सातवाहन शासकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो है दोनों ऑप्शन आपका सही है। सातवाहन प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सातवाहन शासकों ने भाषा में जो है प्राकृत तथा लिपि में ब्राह्मी थी। शासकों की जो भाषा थी प्राकृत थी और लिपि थी ब्राह्मी। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृतिक भाषा में श्रृंगार रस का मुक्त काव्य जो है उनका गाथा सप्तशती लिखा। सातवाहन काल में स्थापत्य तथा मूर्ति कला के उदाहरण प्राप्त हुए जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? तो वो होगा आपका प्रधानमंत्री होगा। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन की शीर्ष निकाय है। फरवरी 2021 में नगोजी ओंकोजा-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो इसका आंसर है आपका ए, नाइजीरिया से ये संबंधित हैं। नगोजा ओंकोजो-इवेला जो है नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री हैं। 1 मार्च 2021 को इन्होंने विश्व व्यापार संगठन की 7वीं महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं इसको। भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी मिलाना है। तो तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका डोडा बेट्टा है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है, जो कहाँ पे है? तो माउंट आबू पर्वत पर है। नागालैंड की जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी ये आपकी आएगी सारामती चोटी। मध्य प्रदेश की जो है धूपगढ़ चोटी है। इस तरह से आपका आंसर होगा डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है 133। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। सही आंसर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन है आपका डी, ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन यहाँ पे डिटेल देख कर लेते हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, इसीलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किया जाने की आवश्यकता होती है। निम्न में से किस संगठन ने कोविड-19 के पश्चात के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया? तो इसका ऑप्शन है ए, विश्व आर्थिक मंच या इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम ने जो है द ग्रेट रीसेट प्रयास का प्रारंभ किया है। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो इसका ऑप्शन है आपका भी, गंगाधर तिलक ने कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, इन सभी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 सत्र के अध्यक्ष थे और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में किया था। लाला लाजपत राय ने 1920 में कलकत्ता में किया था अध्यक्षता। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं है? साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक, धन विधेयक। तो इसका आंसर है आपका डी, धन विधेयक जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, न कि राज्यसभा में। संविधान के आर्टिकल 109 के उबंधों के अनुसार धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती हैं। किसी भी धन विधेयक को लोकसभा के द्वारा पारित होने तथा राज्यसभा के पास सिफारिश के लिए भेजे जाने के पश्चात इसे राज्यसभा द्वारा
प्राप्ति की संख्या जो होती है 14 दिनों की अवधि के भीतर लोकसभा को वापस भेजना होता है धन विधेयक को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 137, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। गोलकनाथवाद कब आया था आपका? केशवानंद 1973 में आया था। 1973 में 24वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन आपका आया था 1976 में। किस तरह से आपका आंसर हो जाएगा? ए देखते हैं। गोलकनाथ बनाम वाद कब आया था? तो 1967 में आया था। केशवानंद आपका 1973 में, 24वां संविधान संशोधन आपका 1971 में, 42वां जो है 1976 में आया था। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में से किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है आपका है विश्व खाद्य कार्यक्रम। अब नोबेल शांति पुरस्कार आप 2022 का तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 139, निम्नलिखित समाचार पत्रों में किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? तो इसका आंसर है भी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 को जीता है। क्वेश्चन नंबर है 140, देखते हैं कथन और कारण की बात है यहाँ पे। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख कारण है। तो इसका आंसर है आपका एक कथन और कारण दोनों ही सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। देख लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी जो है गंगा नदी की प्रणाली का अंग था। 3 अलग अलग नदियों यथा करातोया, पूर्णभाभा, अतराई के रूप में जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थी। हालांकि 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल दिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। क्वेश्चन नंबर है 141, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। उसका प्राथमिक कर्तव्य ये है कि वह संघ तथा राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश दे। संविधान के आर्टिकल 283 में वित्त आयोग के कार्यों का विवरण दिया गया है। वित्त आयोग जो है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्व संबंधी भाग के आवंटन के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। क्वेश्चन नंबर है 142, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और अधिक प्रबल प्रदान कर दिए? तो इसका आंसर है आपका ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का निर्माण देश के प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था। तो पहली बार भारतीयों को कब शामिल किया गया था? 1861 में। इस अधिनियम में कार्यकारी और विधायी उद्देश्य हेतु गवर्नर जनरल की परिषद की संरचना में बदलाव किया गया। यह प्रथम अवसर था जब गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो पहली बार विभागीय प्रणाली की कब शुरुआत की गई? तो 1861 में। 1861 के ही इसमें जो है अध्यादेश की भी बात की गई है। शीत प्रकोष्ठ में जल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है। वातावरण में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता, श्वसन दर का ह्रास, आर्द्रता का बढ़ना। तो इसका आंसर है आपका सी, श्वसन दर का ह्रास। किसी वस्तु का भंडारण काल स्टोरेज लाइफ उसकी श्वसन प्रक्रिया से प्रभावित होता है। किसी भी वस्तु को निम्न तापमान पर संग्रहित करने पर श्वसन दर घट जाती है और उसका संग्रहण काल बढ़ जाता है। वस्तु के आसपास ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रताओं पर पर्याप्त नियंत्रण भी श्वसन दर को घटाने में प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर है 144, देखते हैं इसको। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यदि स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है
तो सही आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, अवरुद्ध मुद्रास्फीति की स्थिति तब आती है जब आपूर्ति जबरदस्त ढंग से घट जाती है और जबकि मांग उसी स्तर पर बनी रहती है। सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए कठिन समय का कुछ सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 145। ग्रंथ और रचयिता हैं, देखते हैं। रागमाला की रचना किसने की है? तो ये पुंडरीक विट्ठल ने की है। रस कौमुदी की जो रचना की है वो है आपके रस कौमुदी की श्रीकंठ ने की है। और राग विभोग की स्थापना रचयिता कौन है? तो सोमनाथ है। चतुर्दंडी प्रकाशिका की स्थापना मतलब रचयिता कौन है? तो वेंकट रमन है। तो इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 146। माउंट रेनर ज्वालामुखी पर्वत है और देश है। माउंट रेनर आपका कहाँ है? तो ये यूएसए में है। माउंट एटना आपका इटली में है। और माउंट पेरिकूटन आपका कहाँ है? तो ये आपका आ जाएगा मैक्सिको में। माउंट एपो आपका फिलीपींस में है। इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 147। बजट दिया है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत टैबलेट देने की घोषणा की गई थी। आप लोग 2022-23 का बजट जरूर तैयार करके जाइएगा, इस बार का जो बजट आया है, क्योंकि बजट से देख लीजिए काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना है, कितने सीटों का देखते हैं। तो राजस्थान का जो राज्यसभा में सीट है कितना है? 10 सीटें हैं। गुजरात की जो हैं वो कितनी है? तो वो आपकी 11 सीटें हैं। कर्नाटक की जो हैं वो आपकी 12 सीटें हैं। पंजाब की जो सीटें हैं वो 7 सीटें हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। यहाँ में राजस्थान की 10 सीटें, गुजरात की 11, कर्नाटक की 12, पंजाब की 7 सीटें हैं राज्यसभा में। जन्म दर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो इस तरह से आपका आंसर दोनों ही सही हैं। सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने पर नगरीकरण जो है जन्म दर को कम करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उच्च साक्षरता दर जो है निम्न जन्म दर से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ग्रेनाडा, मडीरा, मोंटसेराट और ग्वेनेगुला। तो इसका आंसर है आपका सी। मडीरा जो है पुर्तगाल के 2 स्वायत्त क्षेत्रों में से एक है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया आज का